ये एडिशन है क्या? अच्छा ये देखो तो ये एडिशन है, ये ओल्ड बुक में नहीं है क्या? चलो ओल्ड बुक में कहाँ से है ये? अच्छा यहां से, तो इतना कुछ है ही नहीं। चलो तो देखो, निकालना पड़ गया तुम लोग को अपना चमत्कारी। है, ये है म्यूचुअल फंड में है, मिल तो गया, सबको मिल गया। देखो जल्दी, कोई एडिशन लेके नहीं आया होगा, मैं समझ गया कि लेके आया है सब। हाँ, अभी मैं सिक्योरिटी लॉ वॉल्यूम सेकेंड का एडिशन बना रहा हूं, वो भी जल्दी बन जाएगा। इतना ही, लगभग इतना ही होगा अभी। एडिशन मिला? नहीं मिला एडिशन? चलो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिला तो भी कोई बात नहीं, यहां से देख लो। तो चलिए शुरू करें फिर। कुछ बच्चे को पता ही नहीं चल पाता, जरा लाओ तो ये। इस बार बुक के साथ ये एडिशन दिया गया है ना? तो इस एडिशन में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड चैप्टर पे भी एडिशन है, ठीक है, और ये व्हाट्सएप पे भी ब्रॉडकास्ट में भेजा गया है। चलो भाई शुरू करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, मैं क्वेश्चन पूछता हूं तुम उसका आंसर दो। म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करता है पैसा? शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में वो किसके सिक्योरिटीज खरीदता है? लिस्टेड कंपनी के, है ना? तो एक बात बताओ, क्या म्यूचुअल फंड किसी एक ही कंपनी में ज्यादा पैसा लगा सकता है, या उसको पैसा अपना डाइवर्सिफाई करना चाहिए? तो आंसर ढूंढ के निकालो पहले। थोड़ा टेक्निकल है, देखो अच्छे से। सिंगल इशूअर का मतलब लिखो सिंगल कंपनी। जानते हो ना सिक्योरिटी लॉ में कंपनी को क्या बोलते हैं? इशूअर। तो किसी एक ही कंपनी में, जरा बताइए तो कितना पैसा लगा सकते हैं अपना? 10% से ज्यादा नहीं लगा सकते। तो कहां तक लगा सकते हैं? 10% तक लगा सकते हैं। 10% ऑफ नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट थोड़ी बोल रहा हूं, पूरे की पूरी स्कीम का एनएवी ना। याद है ना, बताया था ना तुम लोग को। चलो अच्छा, उसमें भी सुनिए आप, उसमें भी वो जो डेट, अच्छा ये लिमिट किसके लिए है? डेट के लिए, इक्विटी के लिए नहीं है। किसके लिए है? डेट के लिए। तो किसी सिंगल इश्यूअर के डेट इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम एक स्कीम का कितना पैसा लग सकता है? 10%। और वो भी डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग, उस डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग किस ग्रेड की होनी चाहिए? कम से कम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का मतलब होता है वो ग्रेड कि इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे है तो इसका मतलब मत इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा बर्बाद चला जाए। समझ में आया? रेटिंग कौन करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो तुम जानते ही हो, पढ़े हो ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चैप्टर। ठीक, अच्छा 10% तक बोला है ना डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सिंगल इशूअर, ये ना। लेकिन इसको क्या 2% और बढ़ा सकते हैं? बस उसके लिए आपको बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल, प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एएमसी से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल। तो क्या सिर्फ फंड मैनेजर अकेले डिसीजन ले सकता है कि 12% कर दूंगा? 10 से ज्यादा जाना है तो उसको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एएमसी, जिस एएमसी का वो फंड मैनेजर है, और प्लस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इन दोनों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो बड़ा आसान था ये, कोई दिक्कत तो नहीं है। टिक विक लगाओ, जैसे ऐसे मैं टिक लगाता हूँ। टिक लगाएंगे एग्जाम के टाइम में, कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुरंत रिवाइज हो जाओ। टिक नहीं लगाएंगे दिक्कत होगा। आगे बढ़े, अगला। अच्छा ये देखिए, अगर आप पैसा कहां लगा रहे हैं? बोले जल्दी। अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटी इंक्लूडिंग द कॉमर्शियल पेपर में आप पैसा नहीं लगाएंगे। बताओ दो जगह पैसा नहीं लगाएंगे, बोलो कहां कहां? अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग द कॉमर्शियल पेपर। अनलिस्टेड का मतलब जो लिस्टेड नहीं है, इसका मतलब हो सकता है प्राइवेट कंपनी का डेट हो, जैसे प्राइवेट कंपनी का डिबेंचर, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब इंक्लूडिंग द कॉमर्शियल पेपर। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, बोलो कहां कहां? अगर जीसेक है तो, जीसेक, अरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो वो अलाउड है, क्योंकि मनी मार्केट तो पूरा डेट ही मार्केट है ना। याद है मनी मार्केट डेट मार्केट है? बोल ही नहीं रहा कोई, ठीक है। तो याद रखिएगा, मनी मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, जीसेक में पैसा लगा सकते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर की
प्राइवेट कंपनी नहीं बोला मैंने, क्या बोला, प्राइवेट सेक्टर की अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटी में आप पैसा नहीं लगाएंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं, आप पहले बताओ। लेकिन यहां से फिर से हो गया हाउएवर, हाउएवर होते इसको अलग कर दिया करो, जनरल रूल का एक्सेप्शन होता है ना, ठीक है। जरा बताओ तो इसमें अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसका मतलब तो ये एनसीडी प्योर डिबेंचर है। अरे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या हुआ, प्योर डिबेंचर हुआ ना, उसमें कितना पैसा लगा सकते हो, 10% ऑफ एनएवी या डेट पोर्टफोलियो का 10%। जैसे अब समझो इस बात को, एक स्कीम में 100 करोड़ है, इन्होंने सोचा हुआ था कि 100 करोड़ में से 20 करोड़ लगाऊंगा डेट में, तो 20 करोड़ का 10%। नहीं समझ में आया, मतलब पूरे स्कीम का 10% या पूरे स्कीम में डेट के लिए जितना पैसा रखे हो उसका 10%, डेट पोर्टफोलियो का कितना परसेंट, 10% पैसा लगा सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। वो भी याद रखना, सेबी किसके लिए एक्सेप्शन है, एनसीडी के लिए। बॉन्ड में लगा पाएगा, डिपॉजिट में लगा पाएगा, लोन में लगा पाएगा ना। ये बात समझ में आ गया, ये सब याद करना पड़ेगा तुम लोग को। मेरे लिए पढ़ाना बड़ा आसान है, एक एक लाइन इंग्लिश हिंदी करना मुझे, लेकिन तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, तुमको याद करना पड़ेगा। और ये याद होता है लिख लिख के, ये क्या याद होता है, लिख लिख के, क्योंकि पहले जनरल रूल लिखना पड़ता है, फिर नीचे क्या लिखना पड़ता है, एक्सेप्शन लिखना पड़ता है। अच्छा कैसे लिख के कैसे याद करते हैं, पूरा लिखते हैं, मैं तो बताया था कैसे रिवीजन होता है। एक मैं तो आप चाहो तो एक होता है वो पैड टाइप का व्हाइट कलर का, उस पर लोग लिख देते हैं मार्कर से, फिर मिटा देते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक पैड आने लगा है, दुनिया बदल रही है, पर पढ़ना हमेशा पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, बताया था उस समय मेरे ज़माने में ये सब कुछ नहीं होता था, तो मैं 10 रुपये का इतनी मोटी वो काले काला पेज जैसा जो होता है एकदम रफ पेज वाला, वो खरीद लेता था। और ऐसे एक म्यूचुअल फंड अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटी में पैसा नहीं लगाएगा इंक्लूडिंग द कमर्शियल पेपर, ठीक है, लेकिन वो जीसेक में लगा सकता है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगा सकता है। बाकी अगर वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो 10% ऑफ डेट पोर्टफोलियो वो चाहे तो लगा सकता है सेबी की कंडीशंस को मानने के बाद। अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखो तो कुछ नहीं है, रिवीजन ऐसे होता है ना। तुम पूरा लिख के रिवीजन करोगे तो तुम क्या इंग्लिश का ट्रांसलेशन सीख रहे हो बैठ के, इतना ट्रांसलेशन तो आता ही है सबको। ये भारत है, सोचता सब हिंदी में ही है, सोचता सब हिंदी में, लिखता इंग्लिश में। तो जिसका ट्रांसलेशन अच्छा होगा बड़ा जल्दी कन्वर्जन कर लेगा, लेकिन जिनका ट्रांसलेशन अच्छा नहीं होगा वो थोड़ा बिगड़ जाएगा। लेकिन ट्रांसलेशन तो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तो एक दिमाग में हिंदी चले, हिंदी चलेगा और इंग्लिश में लिखाएगा, यही है ना। तुम लोग कैसे रिवीजन करते हो, ऐसे ही तो नहीं करते हो, तुम लोग का तो अलग तरीका होगा। काम रिवीजन कभी करते नहीं, रिवीजन मैराथन का वीडियो देखते हैं बस, वो टीचर का रिवीजन होता है, तुम्हारा नहीं। बोलो कैसे करते हो, बताओ क्या हो गया, बता क्यों नहीं रहे हो, ऐसा कौन सा चोरी वाला काम किए हो क्या। रीडिंग करते हैं, रीडिंग करना महाबेवकूफी है तो अच्छा ठीक है, ज्यादातर बच्चा, अच्छा तुम ऐसे करते हो, ऐसे मतलब हाथ वाथ नहीं चलता है, ऐसे बैठ जाते हो। अब सुनो एक अच्छी बात बताता हूं, बात आ गई है तो बोल देता हूं, बाद में कहीं भूल ना जाओ। सुनिए, आप सिर्फ बोलेंगे ना, देखिए तो बोलना बहुत अच्छी बात है, तो बोलने के साथ हाथ भी चलता तो और फोकस बनता है। मैंने लिखा कुछ नहीं था, इसका 2 फायदा मिला मुझे, एक तो फोकस 2 जगह से बन रहा है, एक तो बोल रहा हूं और एक लिख रहा हूं, 2 जगह से फोकस बनता तो फोकस बिगड़ेगा नहीं। सिर्फ बोलेंगे ना तो थोड़ा सा फोकस बिगड़ने का है कि सोचते सोचते बोलते बोलते थोड़ा चुप हो गया और कुछ सोचने लगे, लेकिन लिखते रहेंगे तो हाथ भी चलता है। दूसरा, एग्जाम में 3 घंटे लगातार लिखना पड़ता तो हाथ दर्द कर जाता है, लेकिन आप ऐसे बहुत देर तक पेन पकड़े रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे तो इसका नहीं ग्रिप बनेगा, आदत बन जाएगा 2-3 घंटे लिखने का, है ना। कुछ लोग कंजूस होगा, पेन भी तो खत्म होगा, कॉपी भी बर्बाद होगा, तो ठीक है तुम पेन बचा लो। मजा आया। अच्छा मैंने जैसे क्या, ऐसे कौन कौन करता है क्लास, ऐसे करते हो, ऐसे आधा अधूरा लिखते हो कुछ भी चाइनीज वर्ड में, है पढ़ के लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, पूरा लिखने में जल्दी रिवीजन नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए थर्ड पॉइंट,
अच्छा आओ, म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी के पेड अप कैपिटल में कौन सा कैपिटल जिसमें क्या वोटिंग राइट हो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। जनरली कौन होगा ये, इक्विटी शेयर कैपिटल ना। कितना पैसा ले सकता है, कितना शेयर ले सकता है उसका, 10% से ज्यादा नहीं, 10% से ज्यादा नहीं। तो ऊपर का दो लाइन, 1 2 जो था वो डेट सिक्योरिटी के लिए था। किसके लिए था, डेट सिक्योरिटी के लिए। थर्ड वाला किसके लिए है, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए। किसके लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल। वोटिंग राइट लिख दिया ना, वोटिंग राइट किस पे होता है, इक्विटी शेयर पे होता है ना, प्रेफरेंस शेयर पे तो होता नहीं है, वो डिबेंचर सब पे तो होता नहीं। अगला, सब समझते जा रहे हो ना, आगे चलो। अच्छा एक बात बताइए, तुमने एक स्कीम में क्या लिया था, इन्वेस्टमेंट। उस इन्वेस्टमेंट को, एक स्कीम का इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर करके दूसरे स्कीम में ले जा रहे हो, क्या ये अलाउड होगा। एक जानते हो ना, एक समय में एक म्यूचुअल फंड बहुत सारी स्कीम लॉन्च किए रहता है, तो एक स्कीम का पैसा वो दूसरे स्कीम में ले जा रहा है, क्या ये परमिसेबल होगा। चलो आगे पढ़ो। सबसे पहले तो जब आप ऐसा करेंगे तो कौन से प्राइस पर करेंगे, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे करेंगे, ठीक है। और दूसरा, जो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो आपका खराब नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। अब बोलो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, इधर देखो। तुमने लॉन्च किया था मनी मार्केट स्कीम, तो दुनिया से क्या बोल के पैसा मांगा कि आपका पैसा कहां लगाऊंगा, मनी मार्केट में। लेकिन उसमें, उस स्कीम में उतना आपको इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपने एक और स्कीम लॉन्च किया हुआ था, जीसेक स्कीम। अब जीसेक में तो भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाइडर टर्म हुआ, क्योंकि हर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जीसेक है, पर जीसेक मनी मार्केट के अलावा भी हो सकता है। सरकार ने सीधा बॉन्ड इशू किया होगा, आरबीआई ने सीधा बॉन्ड इशू किया होगा, ये भी हो सकता है मनी मार्केट में लॉन्च नहीं किया होगा। तो ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव तो लगभग सेम ही लग रहा है, दोनों जीसेक है। नहीं समझ में आया, क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम नहीं हो गया, अरे जीसेक ही रहा ना, तो ये कर सकते हैं। अच्छा, एक स्कीम से दूसरे स्कीम में जब वो आएंगे तो एक स्कीम के पैसे से दूसरे स्कीम का यूनिट खरीदेंगे, तो एक स्कीम के पैसे से दूसरे स्कीम का जब यूनिट खरीदेंगे तो कौन से एनएवी पे, जिस समय ट्रांसफर हो रहा उस समय जो एनएवी चल रहा होगा वो एनएवी। समझ में आ गया। तो दो कंडीशन है, बोलो कौन कौन, बोल ही नहीं रहा है। ट्रांसफर होगा ऑन अ प्रिवेलिंग रेट, और दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव लगभग सेम ही होना चाहिए दोनों स्कीम का। क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो जाएगा तो तुम इसका मतलब ठग लिए यूनिट होल्डर्स को, यूनिट होल्डर के साथ एक तरीके का धोखा होगा ना। आगे बढ़े, चलो आगे बोलो, अगला कौन है, बहुत कुछ है इसमें। चलो आ जाओ, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सेम असेट मैनेजमेंट कंपनी या एनी अदर म्यूचुअल फंड, पहले तो ये दो को पकड़ो, ठीक है। तो देखो, स्कीम में इन्वेस्ट इन अनदर स्कीम, है ना, अनदर स्कीम में, चाहे सेम एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कोई दूसरा स्कीम है या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड का कोई दूसरा स्कीम है, वो स्कीम में देखो यहां पर लिखा हुआ है विदाउट चार्जिंग एनी फीस। विदाउट चार्जिंग एनी फीस का मतलब, जब आप एक स्कीम का पैसा दूसरे स्कीम में डालेंगे तो उसके लिए यूनिट होल्डर से कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। ये तो आपका अंदरूनी काम है, इसमें यूनिट होल्डर का कोई भी मतलब नहीं है। यूनिट होल्डर तो आपको पैसा दिया, अब आप कौन स्कीम का पैसा कहां डाल रहे हो उसको तो रिटर्न से मतलब है। किससे मतलब है, रिटर्न। और इट इज डैम श्योर कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप भले के लिए ही कर रहे होगे, है ना। लेकिन हाउएवर आ गया, फिर से पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, द अग्रीगेट इंटर स्कीम इन्वेस्टमेंट, मतलब एक स्कीम का पैसा दूसरे स्कीम में घुसा। इंटर का मतलब बिटवीन, इंटर का मतलब बिटवीन, याद रखिएगा 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, इतना कहानी बस 5% तक के लिए बोला था, मतलब एक स्कीम का पैसा 100 करोड़ मिला तुम्हें, तो 100 करोड़ में बताओ तो इंटर स्कीम कितना कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ बस। वैसे मतलब 95 करोड़ तो उसी स्कीम में रहना चाहिए, ये मतलब हुआ ना। 5% के लिए देखो दो लाइन बना दिया, 4 and 5, 4 and 5 वही है ना इंटर स्कीम। चलो बाकी फंड और फंड पे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, फंड और फंड का तो काम ही दूसरे फंड में लगाना होता है, भूल गया तुम लोग। याद है फंड और फंड, म्यूचुअल फंड, कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं, जो दूसरे म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा लगाते हैं, उनका अपना कोई दिमाग होता ही नहीं। बाकी मैं बता दिया तो भारत में परमिसेबल अभी नहीं है। तो अगर भारत में परमिसेबल होगा भी तो फंड और फंड तो हमेशा दूसरे में, वो तो 100% पैसा दूसरे में लगाते हैं, तो 5% थोड़ी होगा, ठीक है।
आगे बढ़े। इसलिए मैंने आज बोला था कि ये क्लास वही बच्चा लेना जो पीछे का सब पढ़े हुआ है, क्योंकि अब हम प्रोसीजर पे आ गए, प्रोसीजर पे तो सारी चीजें आएंगी ना। आगे बढ़े। चलो अगला 6 पॉइंट याद रखना, बाय एंड सेल। टिक मारना, टिक मारना सबसे जरूरी है तुम लोग के लिए, नहीं तो तुम लोग को हालत खराब हो जाएगा एग्जाम के टाइम। बाय एंड सेल हमेशा क्या होगा, डिलीवरी बेसिस पे होगा। डिलीवरी बेसिस का मतलब वही जो T+1 T+2 चलता है वो। तो ये डिलीवरी बेस्ड मार्केट है। कौन सा मार्केट है ये, डिलीवरी बेस्ड मार्केट है, मतलब वो जो हम लोग इक्विटी वाला पकड़ते हैं भाई। आगे, अच्छा जितने भी सिक्योरिटीज परचेज किए जाएंगे या बेचे जाएंगे किसके नाम पर, म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम पे। जैसे तुमने मनी मार्केट स्कीम के अंदर 100 करोड़ का कॉर्पस जमा किया, 100 करोड़ का क्या जमा किया, कॉर्पस, तो 100 करोड़ का कॉर्पस किसका माना जाएगा, मनी मार्केट स्कीम का। बेचा तो क्या बोलेगा, मनी मार्केट स्कीम ने बेचा, खरीदा तो मनी मार्केट स्कीम ने खरीदा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बाकी याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड को मना कर दिया है कहां कहां इन्वेस्टमेंट करने से, ABC। बोलो कहां कहां मना कर दिया है, आप अपने एसोसिएट ग्रुप कंपनी किसके, स्पॉन्सर के अनलिस्टेड सिक्योरिटी को नहीं खरीद सकते। हालत खराब हो रहा है तुम लोग का। मैंने जैसे टिक लगाया ऐसे पकड़िए, किसमें, स्पॉन्सर के एसोसिएट कंपनी में, स्पॉन्सर के ग्रुप कंपनी में आप पैसा नहीं लगा सकते। तो जानते हो क्या करेगा, या तो स्पॉन्सर हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट होता है, तो स्पॉन्सर इधर देखो, मैं स्पॉन्सर हूं ना, मैंने एक म्यूचुअल फंड बनाया, म्यूचुअल फंड को बोला दुनिया से पैसा ले, अब मुझे दे। वाह, तरीका क्या होना चाहिए था, म्यूचुअल फंड पैसा लेता है AMC को देता, और AMC इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट करता। स्पॉन्सर तो बीच में नहीं आना चाहिए, स्पॉन्सर की कोई और कंपनी तो नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये तो गलत बात हो जाएगा, नहीं तो फ्रॉड हो जाएगा। तो बोलो किसमें पैसा नहीं लगा सकते हो, स्पॉन्सर के एसोसिएट, स्पॉन्सर के ग्रुप कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते, खासकर अगर वो अनलिस्टेड सिक्योरिटी है तो। देखो लिस्टेड सिक्योरिटी में क्या होता है, वो दुनिया को रेट पता होता है, अनलिस्टेड में बेईमानी हो सकता है, शेयर का दाम सच में होगा कम और दे देगा ज्यादा। नहीं समझे, जैसे म्यूचुअल फंड को मैं बोलूंगा, मान लो मैं स्पॉन्सर का एसोसिएट हूं, मेरा शेयर का सच में औकात 10 रुपए का है, पर मैं बोला तुम तो जानते हो हमारे स्पॉन्सर की तो हो तुम मेरा शेयर खरीद लो 25 रुपया में। वाह, 10 रुपया वाला शेयर 25 रुपये में खरीदेगा तो इन्वेस्टर का पैसा बर्बाद ही कर रहा है ना वो। तो फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटी में दिक्कत है। अगला फिर से आ जाओ, फिर से कौन पकड़ा है इस बार, एसोसिएट और ग्रुप कंपनी ऑफ स्पॉन्सर। याद रखिएगा, कोई भी सिक्योरिटी अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू दे रहे हैं तो भी आप नहीं लेंगे। तो इसका मतलब बताओ, लिस्टेड सिक्योरिटी है तो चलेगा क्योंकि रेट सबको पता है, और पब्लिक इशू हुआ है तो कोई भी लेगा। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट अंदर अंदर सिक्योरिटी अलॉट कर रहे हो तो सोच चलेगा नहीं। लेकिन अगर वही एसोसिएट और ग्रुप कंपनी पब्लिक इशू लाए रहता तो पब्लिक इशू सारे पब्लिक ले लाए तो म्यूचुअल फंड नहीं ले सकता है। लेकिन अंदर अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा है तो सोच चलने आता, तो प्राइवेट प्लेसमेंट सिलेक्टेड होता है, जानते हो ना, सेक्शन 42। आगे याद रखिएगा, अब पकड़ाया कौन, लिस्टेड। लेकिन लिस्टेड का एक लिमिट है, एक लिमिट तक अलाउड है, लिमिट के बाद अलाउड नहीं। बोलो तो कहां तक अलाउड है, लिस्टेड सिक्योरिटी किसका, ग्रुप कंपनी ऑफ स्पॉन्सर। याद रखना इसमें एसोसिएट नहीं है, इसमें क्या नहीं है, एसोसिएट नहीं है। 25% तक ले सकते हो अपने नेट एसेट का, 25% से ज्यादा नहीं। तो चलो मैं पूछता हूं पहले, अनलिस्टेड सिक्योरिटी में लगाओगे, प्राइवेट प्लेसमेंट, लिस्टेड सिक्योरिटी में 25% तक लगा देना, वो भी सिर्फ ग्रुप कंपनी में, एसोसिएट में नहीं। याद रहेगा। चलो अब आइए अगला, देखो यहां मैंने बोला था ना भारत में अलाउड नहीं है, फंड और फंड स्कीम में म्यूचुअल फंड पैसा नहीं लगाएगा। इसी से पता चलता है कि भारत में फंड और फंड स्कीम चलता नहीं। बाहर के म्यूचुअल फंड के में लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ यही काम करेंगे तो सो नहीं चलेगा। एक परसेंटेज होता है, इतना लगा सकते हैं आप। जब फंड और फंड होता है वो पूरा ही लगाता है। ठीक है, आगे चलें। अगला जरा बताओ तो, हाँ ये तो हमने पहले भी देख लिया था, इक्विटी शेयर या इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज है तो कितना लगा सकते हो, 10%। अभी पीछे आया था ये, बताओ तो कौन सा नंबर था वो, थर्ड था क्या है, कैरिंग वोटिंग राइट वाला। तो ये लगभग सेम हो गया किसके, थर्ड के, नहीं हो गया। आगे बढ़े, चलो अगला,
उसके बाद यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो भी पैसा आपने इक्विटी शेयर या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगाया है ना, शैल ओनली बी मेड प्रोवाइडेड सच सिक्योरिटीज आर लिस्टेड और टू बी। अरे इक्विटी में भी किसको पकड़ा है, सिर्फ लिस्टेड या जो लिस्टेड होने जा रही है, अनलिस्टेड पे नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताओ। चलो अब आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है हमें। अब ये सब तो सच में लिख लिख के ही याद होगा, बहुत है ना। तो इसमें जो टिक मारा है ना वही मजेदार है, और जो टिक नहीं मारा है वो तो गया काम से। चलिए आगे बढ़े, हेडिंग बोलो। अरे बोला करो यार, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग। प्राइसिंग ऑफ किसका, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड अपने यूनिट का क्या प्राइस रखेगा। जो भी प्राइस आप रखेंगे आप इन्वेस्टर्स को बताएंगे, जो प्रोसीजर कौन बताए, सेबी। तो क्या प्राइस छिपा के रखेंगे या बताएंगे। एक प्राइस इशू वाला है या रीपरचेज वाला भी, दोनों दोनों बताएंगे आप, है ना। सोल्ड एंड रीपरचेज दोनों ना, बेचा और रीपरचेज। जनरली रीपरचेज का क्या प्राइस होता है, जो उस समय एनएवी चलता रहता है, ये ना। अरे वही होता ना, तो ये बात बताना तो पड़ेगा ना कि भाई जो उस समय एनएवी होगा वही हमारा क्या होगा, रीपरचेज प्राइस। इशू प्राइस तो आप बताएंगे, जनरली 10 ही होता है, 10 रुपया पर यूनिट। आगे बढ़िए। अच्छा, इन्होंने जो भी सेल प्राइस या रीपरचेज प्राइस कैलकुलेट किया है उसका क्या बताना पड़ेगा आपको, मेथड बताना पड़ेगा कि किस तरीके से इन्होंने ये 10 तक कैसे पहुंचे हैं, या 12 तक कैसे पहुंचे हैं, या 14 तक कैसे पहुंचे हैं। अगर 14 रुपया यूनिट का दाम है तो 4 रुपया इन्होंने प्रीमियम चार्ज किया है। 10 रुपया जनरली क्या होता है, फेस वैल्यू। चलिए अगला, ये जरा देखिएगा तो, रीपरचेज प्राइस जो है वो एनएवी के 95% से नीचे नहीं जाना चाहिए। बड़ा अच्छा बात कहा है। इसका मतलब रीपरचेज के वक्त अगर उस म्यूचुअल फंड का दाम, सुनो, 10 रुपया आपका हो गया एनएवी, मान लो क्या हो गया, देखो लिखा ना 95, 10 रुपया आपका एनएवी 10 रुपया पर सामने वाले ने लिया था। जब उसको रिटर्न करने के लिए गया तो 7 पे चल रहा है, तो 7 नहीं, वो कम से कम आपको 9.5 तो देगा। ये अजीब बात नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, रीपरचेज प्राइस इज नॉट लोअर देन 95% ऑफ नेट एसेट, उससे नीचे नहीं जा सकता। तो इसका मतलब 5% तक का लॉस आपका हो सकता है। चलिए जी अगला बोलो। अब ये तो तुम्हारे बुक में होगा, यहां से प्रोसीजर फॉर, बोलो, लॉन्चिंग ऑफ स्कीम। ठीक है, स्कीम लॉन्च करना है ना। आओ, सबसे पहले जो भी स्कीम लॉन्च करेंगे, यहां टिक मारते चलो मेरे साथ साथ। स्कीम कौन लॉन्च करता है, एएमसी। अरे स्कीम कौन लॉन्च करता है, टिक लगाना बहुत जरूरी है। स्कीम कौन लॉन्च करता है, एएमसी। याद रखना, एएमसी स्कीम लॉन्च करते वक्त एक तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से अप्रूवल लेगा। किससे अप्रूवल लेगा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से अप्रूवल लेगा, और सारे डॉक्यूमेंट किसको दे देगा, सेबी को दे देगा। तो क्या कोई स्कीम बिना सेबी को दिखाए हुए लॉन्च हो सकता है, नहीं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से अप्रूवल लेंगे, और लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट किसको फाइल करेंगे, सेबी को। तो सेबी से अप्रूवल लेंगे या सेबी को बताएंगे, सेबी को सिर्फ बताएंगे। इंटीमेशन है, क्या है, इंटीमेशन। अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड इंटीमेशन टू सेबी, ये लिखा ना। चलो अगला, ये तो बचपन से जानते हो भाई, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स होने चाहिए जिससे कि इन्वेस्टर्स एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सके। वही प्रोस्पेक्टस का गोल्डन रूल, पूरा बोलेंगे और जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच को छिपाएंगे नहीं, झूठ हम बोलेंगे नहीं। याद है प्रोस्पेक्टस का गोल्डन रूल। चलिए अगला, आपको याद होगा क्लोज एंडेड स्कीम की लिस्टिंग मैंडेटरी होती है। तो कितने दिन में लिस्टिंग करा लोगे, जिस दिन क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन हुआ है उससे 6 महीने के अंदर वो लिस्ट हो जाना चाहिए। कितने महीने के अंदर, 6 महीने कहां से गिनोगे, थोड़ा मेरे साथ साथ बोलते रहो नहीं तो सो जाओगे तुम लोग। चलिए अगला, अच्छा एक बात बताइए, क्लोज एंडेड स्कीम हर हमेशा खुला रहता है या इनका प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड पीरियड होता है। तो जो फिक्स पीरियड है उसी में वो क्या करेंगे, आपका सेल और रिडेम्पशन करेंगे, उसके बाद नहीं। नहीं है, डी पॉइंट नहीं है, आगे है। मिल गया ये,
अब ये जो दिख रहा है यही है, इसी के हिसाब से आपको चलना है। हाँ मतलब अभी पहले पर देखो ना क्या पता आगे आ जाए वो, पहले मुझे पूरा पढ़ाने दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अपडेटेड है। समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो आप अपने बुक को उसी हिसाब से मेंटेन कर लो, ठीक है? अच्छा कितने बच्चों को न्यू बुक मिली हुई है जिसमें ये सब ऐसे ही है जैसे दिख रहा है? बस बताओ, ये सब लकी लोग हैं। आज पता चला, इन लोग अपना हाथ देखा होगा, हाँ रेखा तो है। चलो अगला, अगला बताओ ई पॉइंट, देखो यहां से देखो ई पॉइंट बताइए। अच्छा एक बात बताइए, क्लोज एंडेड स्कीम के यूनिट को ओपन एंडेड स्कीम बना रहे हैं, क्या ये कन्वर्जन अलाउड होगा? किससे कंसेंट लेना पड़ेगा? मेजॉरिटी ऑफ यूनिट होल्डर का मतलब ओआर पास होगा, मतलब ओआर बोलेंगे नहीं। अरे मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ना, 3/4 बोलता तो एसआर पर ओआर लिखना नहीं है आपको, लिखना यही है। मैंने समझाने के लिए समझा दिया। यूनिट होल्डर्स की जनरल मीटिंग होगी और जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो, और जनरल मतलब रेजोल्यूशन क्या, स्पेशल या नॉर्मल? मोर देन 50%। आगे बढ़ें, अगला, प्रोवाइडेड उसके लिए पहले से डिस्क्लोजर हो। पहले से क्या हो? डिस्क्लोजर हो कि हम ऐसा कभी भी कर सकते हैं और हम इस पीरियड के बीच में ऐसा कर सकते हैं। तो पहले से अगर नहीं बताया गया है तो कर पाओगे ना? एकाएक नहीं कर सकते आप। पहले से ऑफर डॉक्यूमेंट में ऐसा बात लिखा हुआ था कि है ये क्लोज एंडेड, पर अगर यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल आ जाएगा तो हम इसको ओपन एंडेड भी बना सकते हैं। चलिए आगे। अच्छा एक बात बताओ, जो क्लोज एंडेड स्कीम है, एक समय के बाद ये खत्म हो जाता है स्कीम, और एक समय के बाद जब ये खत्म होगा तो पैसा वापस करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड को। अरे यूनिट होल्डर्स का यूनिट रीपरचेज करेंगे ना, रिडीम करेंगे, और रिडीम करके पैसा वापस कर देंगे, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की तरह नहीं हो गया? डिबेंचर का क्या टेन्योर है रिडम्पशन का? 10 साल की 20 साल? 20 साल डिबेंचर का। प्रेफरेंस शेयर का? शायद प्रेफरेंस शेयर का 20 साल है, डिबेंचर का 10 साल है जनरली। ऐसे तो दोनों का एक्सेप्शन 30 साल पहुंच जाता है, तो डिबेंचर का शायद 10 साल है जनरली। तो 10 साल के बाद वो रिडम्पशन करते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है और डिबेंचर फाड़ के फेंकना पड़ता है। तो ऐसे ही क्लोज एंडेड स्कीम है, तो हमेशा तो चलेगा नहीं, एक समय के बाद बंद होगा। बंद होगा तो सारे यूनिट को रिडीम किया जाएगा और इनको पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए म्यूचुअल फंड के पास पैसा नहीं है, मान लो मतलब क्लोज एंडेड स्कीम का लास्ट ईयर 11 साल था, तो 11वें साल में पैसा वापस होना था, पर 11वें साल में इनके पास पैसा नहीं है, तो क्या इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? रोल ओवर का मतलब एक्सटेंशन, लिखो रोल ओवर का मतलब एक्सटेंशन। क्या ये एक्सटेंशन कर सकते हैं? यस, एक्सटेंशन करने के लिए भी इनको क्या पास करना पड़ेगा? ओआर। एक्सटेंशन का मतलब सर 11वें साल में हमें रिडीम करना था पर हमारे पास पैसा नहीं है, सर 13 साल में करेंगे, 2 साल के बाद करेंगे। तो जब यूनिट होल्डर दे ही दे रहा अप्रूवल तो क्या दिक्कत वाली बात? तो ओआर पास करके आप चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिडेम्पशन पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। कहीं लिख लेना, रिडेम्पशन पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड, रिडेम्पशन पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड। मिला? आगे चलें, चलो जी पॉइंट। अब ये सब है कि नहीं तुम लोगों में? है, लेकिन वहां कुछ और लिखा होगा, यहां कुछ और लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है, शायद देख लेना आप। चलिए पहले बताइए, जो भी स्कीम है, कोई भी स्कीम, देखिए पहले यहां नॉर्मल है ये, फिर किसको छोड़ के? बस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, वो तो काफी दिन तक खुला रह सकता है, लेकिन नॉर्मल स्कीम कितने दिन तक खुला रह सकता है? 15 दिन से ज्यादा खुलेगा नहीं। अच्छा 15 दिन से ज्यादा खुलेगा नहीं, इसका मतलब क्लोज एंडेड है ये। अरे क्लोज एंडेड है ना, ओपन एंडेड तो खुला ही रहता है हमेशा, तो क्लोज एंडेड स्कीम है ना। तो क्लोज एंडेड स्कीम कितने दिन तक खुला रहेगा? मैक्सिमम 15 दिन, ठीक है, 15 दिन से ज्यादा खुलेगा नहीं। अब सुनिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो भी आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, 50%, 60%, 90%, 80% जो भी लिखा होगा, वो आपको इतने दिन में मिल जाना चाहिए। कितने दिन में? 15 दिन में। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो नहीं मिला तो 5 दिन के अंदर पैसा वापस करो। क्लियर है? तो इस सुनो, इधर देखो, ये हुआ, यहां से इसको जोड़ दो, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो ये ना, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, कितने दिन में पैसा वापस करो? 5 दिन में पैसा वापस करो, ठीक है। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो प्रोराटा होगा। अरे प्रोराटा होगा ना, प्रोराटा होगा ना बस। लेकिन एक बात जरूर है
कि कोई भी ऐसा एप्लीकेंट जिसने सिर्फ 5000 यूनिट तक ही अप्लाई किया है, वो छोटे एप्लीकेंट है। क्या है? छोटे। उनको तो फुल अलॉटमेंट मिलेगा, उनको तो फुल अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब अगर मिला तो पूरा 5000 मिलेगा नहीं। जैसे सुनो, मैंने 4200 के लिए अप्लाई किया, तो मुझे अगर मिलेगा तो 4200 मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कैसे पता चला नहीं मिला भी? तो सब्जेक्ट टू ओवर सब्सक्रिप्शन। मिलेगा तो फुल अलॉटमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन 5000 से ऊपर वाले का क्या है? वो हमेशा प्रोराटा होगा। हमेशा क्या होगा? अपने प्रोराटा, फुल अलॉटमेंट नहीं होगा, उनका प्रोराटा होगा। लेकिन 5000 तक वाले का क्या होगा? या तो नहीं मिलेगा या मिलेगा तो फुल अलॉटमेंट मिलेगा। ये समझते हो इसका मतलब क्या होता है? ये समझते हो? या तो नहीं मिलेगा या मिलेगा तो फुल मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर वाले जो 5000 से ऊपर वाले हैं तो उनका तो प्योर प्रोराटा होगा। क्या होगा? प्योर प्रोराटा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अब बताओ, क्लोज एंडेड स्कीम कब कब वाउंड अप हो सकता है? ये तुम्हारे बुक में होगा, है पुराने वाले बुक में, या अलग से है कहीं पे? अच्छा इसी में। चलिए पहला ये लिखो यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर। पहला तो है रिडेम्पशन डेट पर अपने आप खत्म हो जाएगा, अनलेस इट इज रोल्ड ओवर। अच्छा रोल्ड ओवर कर लिया होगा तो 11 साल में कंप्लीट होगा, 13 साल में? एग्जाम्पल के हिसाब से 13 साल में, तो भाई 13 साल में भी होगा ना, तो रिडेम्पशन पे तो हुआ ना। अच्छा अगर एसआर पास हो जाए तो यूनिट होल्डर्स की तरफ से, तो पहले भी हो सकता है। अरे ये लिखा हुआ ना। अच्छा उसके बाद कोई ऐसा इवेंट जो लिखा हुआ था कहाँ? ट्रस्ट डीड में, और वो इवेंट हैपन हो गया, तो क्या ट्रस्टी भी फैसला ले सकते हैं? तो एक तरीके का अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ये फैसला लेंगे तो इसका मतलब एक तरीके से बोर्ड मीटिंग होगा और बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। बस यहाँ पे डायरेक्टर्स नहीं बैठेंगे, कौन बैठेगा? ट्रस्टी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होगा? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी क्या पास करेंगे? एक तरीके का बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है। और लास्ट में क्या है? ऑर्डर। किसका ऑर्डर आ गया? ऑर्डर ऑफ सेबी। सेबी ने कह दिया स्कीम बंद करो तो बंद करो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो बच्चा D2H पे पढ़ रहा है बोलते रहो। आगे बढ़े, चलो हेडिंग बोलो। ये है तुम लोगों की बुक में? अच्छा ठीक है तो आ जाओ भाई। सबसे पहले एक बात बताइए, जो स्कीम बनाया गया है, स्कीम लॉन्च हुआ, वो किसके बेनिफिट के लिए लॉन्च हुआ है? यूनिट होल्डर्स। हाँ यही जवाब मुझे चाहिए था। कुछ बच्चे ना देख देख के बोलते हैं। कुछ बच्चे क्या बोल देते हैं? स्पॉन्सर, AMC, स्पेशल क्लास। नॉट में चल रहा है वो लोग। किस में चल रहा है? नॉट में। तो कभी भी स्कीम स्पॉन्सर के फायदे के लिए लॉन्च होगा नहीं। कभी भी स्कीम AMC के डायरेक्टर के फायदे के लिए लॉन्च किया जाएगा नहीं। कोई भी स्कीम क्या स्पेशल क्लास ऑफ यूनिट होल्डर्स के लिए होगा? नहीं। जनरली वो सबके लिए होगा। मतलब जब भी स्कीम लॉन्च होगा इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ होल यूनिट होल्डर्स, स्पेशल यूनिट होल्डर्स नहीं, AMC के डायरेक्टर नहीं, और स्पॉन्सर नहीं। याद रहेगा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो। जैसे मालूम चला AMC के डायरेक्टर की बेटी की शादी है, लॉन्च कर स्कीम, पैसा चाहिए, बताओ ऐसे होगा क्या? कि यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए। ठीक है, फिर वही बात आगे। क्या आप एडिक्वेट डिसिमिनेशन का मतलब फैलाना, क्या एडिक्वेट, फेयर, एक्यूरेट, टाइमली इंफॉर्मेशन फैलाएंगे आप मार्केट में और सारे लोगों को पहुंचाएंगे? तो कुछ ही यूनिट होल्डर को बताएंगे या सबको सब कुछ बताएंगे? सबको सब कुछ बताएंगे। याद रहेगा? सबको सब कुछ का मतलब म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सब कुछ। ठीक है। चलिए थर्ड। अच्छा एक बात बताओ, किसी एक ही ब्रोकर या एक ही एसोसिएट से ज्यादा काम कर रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? क्या आप बिजनेस एक ही ब्रोकर के साथ करोगे? ऐसे तो लग रहा है आपसी साठगांठ हो गया इसका मतलब। तो एक ही ब्रोकर के साथ ज्यादा प्रॉफिट मत पहुंचाइए, हर ब्रोकर को काम दीजिए, नहीं तो ऐसे में तो फिर दिक्कत हो सकता है। अगला। अच्छा एक बात बताइए, जो बैंक में पैसा डालोगे वो हर स्कीम का अलग अलग, ठीक है? तो बैंक में एक ही अकाउंट खुलेगा या हर स्कीम का अलग अलग अकाउंट खुलेगा? हर स्कीम का अलग अलग अकाउंट खुलेगा। स्कीम बंद, बैंक अकाउंट बंद। याद रहेगा? तो स्कीम वाइज होगा। क्या होगा? स्कीम। म्यूचुअल फंड एक हो सकता है, AMC एक हो सकता है, पर स्कीम तो अलग अलग है ना। आगे। इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसे करेंगे? एज पर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में दिखाया था तुमने टैक्स सेविंग, तो पैसा कहां लगाओगे? टैक्स सेविंग वाले इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पे लगाओगे।
पैसा, स्कीम का नाम था गोल्ड स्कीम, तो पैसा कहाँ लगाओगे? गोल्ड में लगाओगे। तो थोड़ा बहुत तो आप अलग कर सकते हैं लिक्विडिटी के लिए, लेकिन मेजर पैसा कहाँ लगा होना चाहिए आपका? डोमिनेंट पैसा कहाँ लगा होना चाहिए? डोमिनेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए आपका? जो भी स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे। ठीक, आगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए ऐसा मीन्स इस्तेमाल करोगे, अनएथिकल मीन्स? जैसे यूनिट होल्डर के कान में जाके बोल रहे हो 21 दिन में पैसा डबल, स्कीम का नाम है अक्षय कुमार स्कीम है, हेरा फेरी 2 स्कीम है या फर्स्ट है वो? नहीं, हेरा फेरी 2 है ना, 21 दिन में पैसा डबल। तो लक्ष्मी चिट फंड है। तो बताइए क्या ये होगा? नहीं, अनएथिकल अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तो अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा, है ना। आइए अगला, आप अपने जितनी भी डीलिंग्स करेंगे क्या उसमें आप ईमानदारी दिखाएंगे? फेयरनेस को हिंदी में क्या बोलोगे? गोरापन नहीं, फेयरनेस देखो तो हिंदी में क्या आता है फेयरनेस? साफ सुथरा, हाँ साफ सुथरा कह सकते हो। साफ सुथरा डीलिंग करेंगे, है कि नहीं? ज्यादा इफ बट वाला बात करेंगे नहीं। अगला, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट देंगे बढ़ा चढ़ा के, है? जैसे हम भाई वो म्यूचुअल फंड हैं जिसने इस देश को संभाला, आज अमेरिका को हम ही तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप नहीं करेंगे। कुछ लोगों के नेचर में बड़ी बड़ी बातें करना होता है, औकात से 10 गुना ज़्यादा बोलते हैं और सामने वाले को भी पता चलता रहता है कि फेंक रहा है, लेकिन लोग किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं, किसी को बुरा नहीं कहना चाहते हैं, तो लोग सुन लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, पहले बताइए। तो है, कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं, उनको मैं देख के समझ लेता हूँ कि ये पक्का या तो यहाँ से बिलोंग कर रहा होगा या इस जगह से, इस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा होगा, ये फेंकेगा ही फेंकेगा। अच्छा, कुछ लोग उल्टा होते हैं, होता है इतना है, बताते इतना। तो ये है, थोड़ा सा कम्युनिटी का रंग तो चढ़ता है सब पे, देखा होगा आपने। ऐसे एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन जनरली मैंने देखा है, मैं बहुत बार लोगों को पकड़ लेता हूँ कि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं क्या? यस। आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं क्या? यस। मैं समझ गया था, मैं वो मुझे पता चल जाता है। चलिए, हाँ ये तुम्हारे बुक में फिर से नहीं होगा। क्या है ये किस में है? एडिशन में है, मजा आएगा पढ़ने में। आइए, एडवर्टीजमेंट देखा था तुम लोगों ने? क्या एडवर्टीजमेंट? म्यूचुअल फंड सही है। अच्छा, भूल गया? फिर से देखने का मन है? नहीं, अच्छी बात नहीं है, नहीं अच्छी बात नहीं है। तो एक काम करना पड़ेगा, सेकंड वाला इसको बढ़ाओ तो आवाज को, ये सेकंड वाले को बढ़ाना, बस बस, हाँ बस थोड़ा, बस बस। चलो दिखाई देता हूँ, अब एडवर्टीजमेंट कोड पढ़ा रहा हूँ तो दिखाई देता हूँ, है ना। कुछ बच्चे जग जाएंगे क्लास में, क्योंकि 90% बच्चा तो बस सुन सुन के हिल गया है। अरे कहाँ चला गया? वीडियो में आना चाहिए ना। ये देखोगे, ये तो HDFC वालों का है। वो म्यूचुअल फंड सही वाला देखना है या कोई भी देख लेना, बताओ? है HDFC वाला? अच्छा, कोई भी चला दे, अपने आप आ जाएगा। ये अच्छा था भाई। ये कौन सा है भाई? यूट्यूब। ये है मिस सोशल मीडिया। क्रेडिट कार्ड पिन के अलावा ये सब कुछ शेयर कर लेती हैं। इयररिंग्स, टैटू, चेक-इन, फ्रेंड्स बर्थडे पिक्चर, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, हैप्पी फादर्स डे, मदर्स डे, हैव अ नाइस संडे। टाइम निकाल के ओपिनियंस ऑन करवा चौथ एंड चाइनीज भेल, मूड्स, विंड एनर्जी सॉल्यूशंस। इंटरनेट से लिया, इंटरनेट को दिया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी डिजिटल यूज करती होंगी नहीं? ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट? हाँ, पर वो तो कॉम्प्लिकेटेड है ना। उतना ही जितना आपका शेयर करना। कैसे? UTIMF.com पर जाइए, 3 सिंपल स्टेप्स में हो गया UTI फंड में इन्वेस्टमेंट। ये तो सिंपल है। Digi invest with UTIMF.com. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents. UTIMF.com. अब एक चीज देखना तुम, अब जो लास्ट में बोला ना, लास्ट में म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बहुत धीरे धीरे बोला है। पहले ही लोग बहुत स्पीड बोलता था, अभी ऐसा क्यों है अभी मैं बताने वाला हूँ। फिर से Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.
अच्छा एक काम करना है तुम लोगों को, ये पीछे कैसे आएगा, आ जाएगा ऐसे, ये दूसरा आ गया क्या, ऐड आ गया, यूटीआई म्यूचुअल फंड का ही वो ऐड भी वही आ गया। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना चल, अरे ये क्या आ गया भाई, नहीं 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 in the Hang Seng market, so that's down around 0.4%. क्रेडिट कार्ड पिन के अलावा ये सब कुछ शेयर कर लेती हैं। आप लोग को एक काम करना है, काम ये करना है, जब बोलेगा ना वो कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो एक स्टॉप वॉच ऑन करके देखना कितने सेकंड में बोलता है, जरा देखिएगा, कर लोगे, कारों की ऐप खोलने दीजिए, एक तो 1 लाख ऐप है हमारे मोबाइल में, ढूंढने में कर लिया, स्टार्ट कर लिया, इस पर भी तो होता है बहुत बार, घड़ी में भी, तो स्टार्ट कर दो, स्टॉप वॉच बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप वॉच ही बोलते हैं ना, चलना, ये नहीं, जब वो बोलना शुरू करेगा क्या, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तब देखना, अभी नहीं, अभी तो पहले इयररिंग तिलक को दिया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी डिजिटल यूज करती होंगी नहीं? ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट? हाँ। पर वो तो कॉम्प्लिकेटेड है ना। उतना ही जितना आपका शेयर करना। कैसे? UTIMF.com पर जाइए, 3 सिंपल स्टेप्स में हो गया यूटीआई फंड में इन्वेस्टमेंट। अब देखना, अब जब मैं बोलूंगा तब, जहां बोलेगा म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू ऐसे, तो वहां से शुरू कर देना। ये तो सिंपल है। Digi invest with UTIMF.com. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. कितने देर ये तक है था? मिस सोशल मीडिया। क्रेडिट कार्ड पिन कितने के देर तक अलावा था? ये 4 सेकंड, लगभग 5 सेकंड गया है, 4.8 नहीं तो थोड़ा आगे पीछे भी जगह तो लिया ना। चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक्चुअली सुनो, जो तुम लोगों ने अभी देख लिया है, तो पहले मैं वही वाला पढ़ा देता हूं जो तुमने देखा है। ये देखिए, सबसे पहले 5th पॉइंट, जब भी एडवर्टीजमेंट होगा तो एक लाइन बोला जाएगा लास्ट में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली, ये बोला जाएगा। क्या ये बोला गया था? चलो दूसरा 6 में, जो भी ऑडियो विजुअल मीडिया आप यूज करेंगे, एक तो वो ऑडिबल होना चाहिए, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल मैनर में, और कम से कम 5 सेकंड चलना चाहिए। तो क्या वो 5 सेकंड चला है कम से कम? नहीं, 5 सेकंड तो भाई जब स्टार्ट हुआ उससे पहले का भी थोड़ा लेगा, और लास्ट हुआ, 5 सेकंड तो चला है वो, है ना। तो मतलब देखिए, इस देश में जो भी हो रहा है वो लॉ है। मतलब पहले अगर लॉ ना बनाया जाता तो कैसे बोलता था, हो गया खत्म। अरे भाई, सेबी को समझ में आ गया कि ये लोग खेल कर रहा है, इसलिए उसने बोला पहले क्या है, अंडरस्टैंडेबल मैनर, ऑडिबल, क्लियर, कितना प्यार से लास्ट में जाके बोला है। लेकिन और कोई देखे नया वाला म्यूचुअल फंड का, कोई एक नया बताओ, कैसे, कहाँ इसमें? पुराना वाला को देखोगे, पुराने में बहुत तेज बोलता है, लेकिन ये तो 5 साल पहले का है, तो भी म्यूचुअल फंड टीबीसी, अच्छा पुराना, HDFC का देख लूं क्या? देखता हूं, कहाँ 5 साल पहले, ये म्यूचुअल फंड ही है कि नहीं, एक बार देख लो। हाँ। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, हमारी मानो SIP शुरू कर दो। SIP? नॉट श्योर माँ। श्योर? श्योर तो हम भी नहीं थे इनको लेके, इनकी बड़ी बड़ी मूछें और ये बोरिंग भी थे। हाँ? लेकिन वक्त के साथ दोस्ती हुई और भरोसा भी बढ़ता गया। प्यार और भरोसा ना बेटा धीरे धीरे बढ़ता है। म्यूचुअल फंड पे ध्यान दो तुम लोग, समझे, ये अलग ही दुनिया में पहुंच गया। म्यूचुअल फंड्स में SIP द्वारा निवेश करें, आखिर बात किश्तों में ही बनती है। SIP बात बने किश्तों में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये कितना सेकंड तक था? 4, 4.5, तो आगे पीछे का भी लेते हैं ना, तो 5 सेकंड लगभग था ये, है ना। और देखो क्या लिखा हुआ है, देखो देखिए, विजुअल भी आना चाहिए। आपने देखा हो जब भी ये बोल रहे थे तो लिखा हुआ भी आ रहा था, और वॉइस भी आना चाहिए। और वॉइस में जो लिखा हुआ है या जो बोला गया, कम से कम कितने वर्ड्स हों? 14 वर्ड्स होने चाहिए। इसमें जरा देखते हैं, 14 है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहाँ 14 है? अरे एक छोड़ दिया, 14 है। तो 14 वर्ड होने चाहिए और 5 सेकंड चलना चाहिए।
कुछ दिन के बाद सेबी बोलेगा कि आवाज यहां से निकलना चाहिए। मतलब हद कर दिया है ये लोग। मतलब भारत में लोग जब तक लॉ न बनाया जाए वो मानते नहीं है। आइए, एडवर्टीजमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? एक्यूरेट, ट्रू, फेयर, क्लियर, कंप्लीट, अनएम्बिगियस, मतलब नॉट कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूजिंग होना नहीं चाहिए। एंड कंसाइज, कंसाइज का मतलब कम शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए। अगला, एडवर्टीजमेंट में ऐसे स्टेटमेंट मत लीजिए जो झूठा हो, मिसलीडिंग हो, बायस्ड हो, डिसेप्टिव हो या एजम्पशंस के ऊपर हो। और कभी भी आप टेस्टिमोनियल यूज नहीं करेंगे। क्या होता है टेस्टिमोनियल? गवाही। हाँ हाँ, मैंने इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और आज देखो मैं अमीर बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये आप नेटवर्क मार्केटिंग वाले के लिए छोड़ दीजिए। वो 2 ही महीने में ऑडी खरीद लेते हैं, देखा है ना? और टाई तो सोते वक्त भी पहनते हैं, देखा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग वाले समझते हो? MLM कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? अरे गजब का होता है यार। 1-2 बार मैं उसका वीडियो देख गया, मुझे बेकार में सीएस किया। मैं भी टाई पहन के ऑडी, और ऐसे बोलता है इस बार मुझे चेक 14 लाख का आया है, अगले बार ये आया है, और कॉन्फिडेंस में बोलता है। ये सच में ऐसा होता है क्या? नहीं, सच में इतना कमा लेते हैं लोग? या कोई 1-2 ही कमाता है, बाकी सब भक्त बन जाता है? पुराना वाला कमा लेता है, जब स्टार्ट होता है तब वाला कमा लेता है, बाकी सब तो ऐसे ही टंडन गोपाल रहता है। अच्छा, आप एडवर्टीजमेंट में किसको नहीं लेंगे? कहा सा, सेलिब्रिटीज को तो ले रहे हैं। अच्छा, हीरो हीरोइन कहीं है? किसमें? ये हीरोइन नहीं थी, एक्टर। वो हीरोइन कहाँ थी? वो एक्टर सब था नॉर्मल। अब मॉडल्स को तो लेगा ही, अब हम लोग को थोड़ी लेके जाएगा, क्योंकि हम लोग तो भाई एक्टिंग अजीब ही कर देंगे फिर, है ना? मैं अगर चला जाऊँ तो बोल दूंगा CS में इन्वेस्ट करें। अगला, अच्छा, उसका किसी भी एडवर्टीजमेंट से आप अदर एडवर्टीजमेंट पर कमेंट नहीं करेंगे और अनफेयर कंपैरिजन नहीं करेंगे। जैसे UTI ने आपको 10% रिटर्न दिया, हम कितना देंगे? 12। आप इस तरीके से ये सब बातें नहीं करेंगे। तो कोई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थोड़ा हाईफाई इंडस्ट्री है। फेयर कंपटीशन क्या है? फेयर, अनफेयर कंपटीशन नहीं। आइए अगला, ये तो 5 और 6 पढ़ा दिया, बोलो। और इस एडवर्टीजमेंट ऐसा मत बनाना जिससे कि लोग दूसरी बात समझ जाएं, क्योंकि आजकल मैं देखता हूं रील विल में ऐसे लैंग्वेज यूज होते हैं जिससे कि 2 मीनिंग निकलते हैं और वो दूसरा ही मीनिंग बताना चाहते हैं, फर्स्ट वाला मीनिंग बताना ही नहीं चाहते। और लोग नीचे वहां पे उसमें कमेंट करते हैं, समझ गया, इट इज फॉर लीजेंड्स। क्या बोलता है? लीजेंड है या लेजेंड है? क्या बोलते हैं? लेजेंड बोलते हो, लीजेंड बोलते हो? लेजेंड। हाँ, जैसे वो देखा जाएगा 3 ऑप्शन कि ये नॉर्मल लोगों के लिए, ये एडल्ट्स के लिए है, और एक बताता है लेजेंड्स। लेजेंड्स कौन है मुझे पता नहीं। एक फोटो था, मैं उसमें देखा ओनली लेजेंड कैन अंडरस्टैंड। बहुत देर दिमाग लगाया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। कमेंट में गया तो समझ में आया क्या था वो। कमेंट में लेजेंड लिखे रहता है। देखिए हो, आजकल ऐसे बहुत सारे चैनल बन गए हैं जो दिखाते कुछ और है। आजकल तो एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, फोटो में उसको दिखाना कुछ और है, गोल कहीं और मारेगा। देखा होगा तुम लोगों ने, देखा है? वो बचना चाहते हैं सरकार से कि हम ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं करना चाह रहे थे, हम तो ये दिखा रहे थे कि देखो यहाँ पे कितना पानी है, लेकिन वो पानी पे कौन चल रहा है वो दिखाई दे देता है उसमें। देखा होगा तुम लोगों ने। अरे तुम लोग तो 24 घंटा इंटरनेट पे लगे रहते हो, तुम लोग तो हर कुछ तुम ही तो क्रिएटर हो। तुम लोग क्रिएटर नहीं हो। मैं आज तक समझ में नहीं आई मीम बनाता कौन है। हम मीम देख के हंसते हैं, अच्छा लगता है, पर बनाता कौन है? कौन बनाते हैं? मीमर्स। तो उनको कहां से, उसको पैसा कैसे मिलता है? अच्छा, उसके चैनल पे लोग आते हैं, देखते हैं, ओ, अब वही शेयर होके हमारे तक आ जाता है। अच्छा, एंगेजमेंट बढ़ती है, फिर एंगेजमेंट होता है नहीं। चलो आ जाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो म्यूचुअल फंड, इंडियन म्यूचुअल फंड, क्या वो भारत के बाहर पैसा लगा सकते हैं? अगर बेटर रिटर्न मिल रहा है तो क्यों नहीं लगा सकते? बताइए तो बाहर में कहां कहां लगा सकते हैं? हेडिंग बोलिए पहले। एवेन्यूज अवेलेबल टू इंडियन म्यूचुअल फंड। किस चीज के लिए? फॉर इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। यहां से अलग करो, फॉर इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। बताओ तो बाहर कहां कहां पैसा लगा सकते हैं लोग? ADR, GDR, इक्विटी किसका है? इंडियन कंपनी का या ओवरसीज कंपनी का? फॉरेन डेट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इंडिया वाला कि बाहर वाला? GSEC इंडिया वाला कि बाहर वाला? डेरिवेटिव, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, यूनिट इशूड बाय ओवरसीज। जो बच्चा पूछ रहा था कि इंडिया का म्यूचुअल फंड बाहर के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकता है, देखो आ गया ना। चलिए
तो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन खत्म हो गया। अब कौन आ रहा है? सेबी लोडर। कौन आ रहा है? सेबी लोडर। लिखो सेबी लो ऑर्डर जाओ, सेबी लोडर। चलो सेबी लोडर का फुल फॉर्म बोलो। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सेबी लोडर, LOADR। अब कोई बच्चा पूछता है ADR GDR ये सब क्या होता है? बाद में पढ़ोगे तुम लोग, इंटरनेशनल मार्केट नाम का एक चैप्टर आएगा तो पढ़ाऊंगा। सेबी लोडर लिस्टिंग, इसको लिस्टिंग रेगुलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्टिंग रेगुलेशन भी कहते हैं। तुम लोग को लिस्टिंग के ऊपर 3 चैप्टर पढ़ाना है मुझे, तीनों चैप्टर सेबी लोडर ही होने वाला। तो सेबी लोडर कब लगता है? जब आप लिस्टिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? लिस्टिंग। तो ये ज्यादातर क्लोज एंडेड स्कीम पे लगता होगा, और किन के ऊपर लगता होगा? AMC के ऊपर, है ना। आइए चलो सबसे बताओ सेबी लोडर रेगुलेशन का कौन सा चैप्टर डील करता है म्यूचुअल फंड से? चैप्टर 9। ठीक है, चैप्टर 9 का कंप्लाइंस किसको करना है? AMC को। कौन से AMC को? जो उस स्कीम को चला रहा होगा। और स्कीम तो पक्का क्या होने वाला है? आपका क्लोज एंडेड। क्यों? क्योंकि वही स्कीम यहां आएगा जो क्या है? लिस्टेड है या जो लिस्टेड होने जा रही, तो क्लोज एंडेड स्कीम ही होना। तो ओपन एंडेड स्कीम पे सेबी लोडर नहीं। सेबी लोडर तब लगता है जब लिस्टिंग की बात आती है। किसकी बात आती है? लिस्टिंग। और लिस्टिंग किसकी होती है? क्लोज एंडेड स्कीम की, है ना। आइए बाकी क्या लिख दिया कि सेबी, देखो जो सेबी लोडर है वो तो लगेगा ही, बाकी मेन उनके लिए कौन माना जाएगा? जल्दी देखो, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। देखो लिखा ना, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर का मतलब सेबी लोडर। अरे इन दिस चैप्टर का मतलब चैप्टर 9 ना। चैप्टर 9 पे ये मैं जो बोल रहा हूं ये चैप्टर, चैप्टर 9 और सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन दोनों लड़ जाए, कौन जीतेगा? चैप्टर 9 ऑफ सेबी लोडर और सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन दोनों लड़ जाए, कौन जीतेगा? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन जीतेगा, क्योंकि सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन ज्यादा करीब है म्यूचुअल फंड से। सेबी लोडर सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए नहीं लिखा गया है, उसका तो मात्र एक चैप्टर 9 किसके लिए लिखा गया है? म्यूचुअल फंड के लिए लिखा गया है। तो बोला मैं जो भी बोल रहा हूं अगर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन से टकरा जाए तो फिर मेरी बात छोड़ देना, किसको कंप्लाई करना? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना, क्योंकि वो ज्यादा स्पेसिफिक है, वो ज्यादा स्पेसिफिक है। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी का पार्टनरशिप फर्म है। कंपनी सेक्रेटरी का क्या है? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप एक्ट भी लग रहा है और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट भी लग रहा है। ज्यादा जरूरी कौन होगा? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि CS का फर्म है। नहीं समझे आप? वही वाली बात। चलो बार बार ये बोल रहा है सिर्फ उन्हीं यूनिट्स, मतलब उन्हीं स्कीम पर लगेगा जिस स्कीम के यूनिट्स की लिस्टिंग होने वाली है। कहाँ? स्टॉक। मतलब याद रखना, लिस्टेड वर्ड आएगा तभी लोडर लगेगा। लोडर का मतलब लिस्टिंग रेगुलेशन, लोडर का मतलब लिस्टिंग रेगुलेशन। लिस्टिंग रेगुलेशन का मतलब जब लिस्टेड होंगे तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बोलो। सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बोलते जाओ, क्योंकि सेबी लोडर में एक जगह वर्ड क्या आता है? डिस्क्लोजर। तो ये फाइलिंग्स बहुत कराते हैं। क्या कराते हैं ये? फाइलिंग्स। तो आ जाओ, सबसे पहले हर लिस्टेड एंटिटी को, लिस्टेड एंटिटी का मतलब AMC। अरे AMC ना, कौन सी AMC? जिसने उस स्कीम की लिस्टिंग कराई है, ये ना। आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा। क्या क्या बताना पड़ेगा? नंबर 1 बोलो डेली NAV, नंबर 2 बोलो मंथली पोर्टफोलियो, नंबर 3 बोलो हाफ ईयरली पोर्टफोलियो। अच्छा, अपने सारे स्कीम का या उस स्कीम का जो लिस्टेड है? जो लिस्टेड उसी का बताएगा ना। समझ में आ गया? अच्छा, बताना है किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज को ना, किस फॉर्मेट में बताना है? जो फॉर्मेट आपको कहां से मिलेगा? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन से मिलेगा। ठीक है, तो ये था अलग एक पॉइंट, यहां से ये अलग हो गया 2 पॉइंट लिख दिया। 1 2 लिखा। चलो अब देखो 2 में क्या है? आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बताना है क्या क्या भाई? एक चीज, मूवमेंट इन शेयर कैपिटल या यूनिट कैपिटल? यूनिट कैपिटल। फिर वही बात, सारे यूनिट कैपिटल या लिस्टेड वाले, है ना। मान लो एक म्यूचुअल फंड के 4 स्कीम है, 4 में से 2 ही लिस्टेड है, तो 2 लिस्टेड का बताना, बस लिस्टेड का ही बताना ना, अनलिस्टेड का थोड़ी बताना। अगला, रेटिंग भी बताना है। क्या बताना है? रेटिंग। सिर्फ रेटिंग पहली बार जो मिला था वो, या चेंज बाद में हुआ था तो भी? अगर आपके ऊपर क्या लगा है? क्या आपके ऊपर केस चल रहा है? क्या चल रहा है? केस। छोटा मोटा केस या भयंकर केस? सब मटेरियल मतलब भयंकर केस बताना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपके खिलाफ क्या आया है कहीं से? प्रोहिबिटरी ऑर्डर आया तो वो भी बताना पड़ेगा। बताओ, 4 चीजें बताना है। मूवमेंट इन यूनिट कैपिटल,
दूसरा कौन? रेटिंग। तीसरा, चौथा, ये आप स्टॉक एक्सचेंज को बताते रहेंगे। हायर द डिस्क्लोजर, हायर द ट्रांसपेरेंसी एंड हायर द कॉन्फिडेंस। चलो, अच्छा, आप जब आप स्टॉक एक्सचेंज को देंगे तो स्टॉक एक्सचेंज उसको अपने पास रखेगा या फैला देगा? तो याद रखिएगा, आपको वो इंफॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट देने हैं जो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में बताया गया है। किसको देने हैं? स्टॉक एक्सचेंज को देने हैं, और स्टॉक एक्सचेंज उसको क्या कर देगा? अपने वेबसाइट पर डाल देगा। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है जो आपको अपने वेबसाइट पे डालना है? जो आप अपने वेबसाइट पर डालेंगे वो आप स्टॉक एक्सचेंज के भी वेबसाइट पे डलवाएंगे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन कितने जगह दिखेगा? 2 जगह। बोलो कहाँ कहाँ? एक तो उसके अपने वेबसाइट पर दिखेगा, अरे लिस्टेड एंटिटी वेबसाइट। एक तो उसके अपने वेबसाइट पर दिखेगा, वही चीज कहाँ दिखेगा? स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे भी दिखेगा। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे कैसे दिखेगा? आप स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज उसको अपने वेबसाइट पे डाल देगा। याद रहेगा?